सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ओके, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आगे जाकर आप नॉट जस्ट इन योर सी ए इंटर और सी ए फाइनल और इन योर इंटर्नशिप, बट आप आगे जाकर इसको अपने प्रोफेशन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखोगे जो आपको हेल्प करेगा वहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए। बिकॉज जैसे बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अगेन you'll be a premier क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल, जिससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा इंडस्ट्री को और स्टेक होल्डर्स को, राइट। और मेरे पास जो अभी बुक का एडिशन है, दिस इज अक्टूबर 2020 एडिशन है, विच इज द लेटेस्ट एडिशन एप्लीकेबल फॉर द जून 2021 अटेम्प्ट। तो जून 2021 अटेम्प्ट के लिए ये मटेरियल मेरे पास है। अब अगर आप यहाँ पर चेक करो, बिफोर वी बिगिन, मैं हमेशा लेक्चर को जब शुरू करता हूँ तो मैं ये वाला पार्ट आपको बताता हूँ। ये बेसिकली क्या है, इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई यू आर being taught विथ दिस सब्जेक्ट। तो इसमें आप देखो, द बोर्ड ऑफ स्टडीज ICAI इज प्लीज टू प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल फॉर द फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, और इस मटेरियल के अंदर आपको क्या बताया हुआ है, ये देखो। यहां से अगर आप चेक करो तो वो आपको बता रहा है दैट एज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही बात है। मैं PE1 कैटेगरी का था, मतलब आप CA इंटर फाउंडेशन में हो, इससे पहले CPT हुआ करता था, CPT से पहले CA इंटर हुआ करता था। तो मैं CA इंटर वाले में, जब मैंने CA कोर्स में एडमिशन लिया था तो दैट टाइम CA इंटर वाज देयर। और CPT में और CA इंटर में, CA फाउंडेशन के अंदर पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। ज्यादातर ये सब्जेक्ट कौन पढ़ते हैं, जो MBA के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर BBA के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, लॉ के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उन लोगों को ये एक सब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं लीगल एप्टीट्यूड, या फिर अपना बिजनेस एप्टीट्यूड। ये आपको उस सेक्शन में मिलेगा, बिजनेस एप्टीट्यूड। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये लीगल एप्टीट्यूड और बिजनेस एप्टीट्यूड दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पर जैसे बताया है, फॉर एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल टुडे, मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए इट इज बिन इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू अक्वायर द नॉलेज इन द कोर एरिया। अब आपका कोर एरिया क्या है, टैक्सेशन इज योर कोर एरिया, राइट। योर अकाउंट्स इज द कोर एरिया। आप अगर बात करोगे ऑडिट, दैट इज योर कोर एरिया। बट आपको कोर एरिया के बारे में तो जानना जरूरी है, इसके अलावा यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वेल वर्स विद द जनरल नॉलेजेस विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस एंड कॉमर्शियल वर्ल्ड। और इसी के लिए यहाँ पर देखो, तैयार किया जा रहा है आपको ताकि आप एक होलिस्टिक व्यू ले सको। होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री, हम नहीं बोलते AB डिविलियर्स, राइट। 360 डिग्री व्यू आपको पूरा रहे। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस सब्जेक्ट को तैयार किया है, जहाँ पे आपको काफी सारे बिजनेस से रिलेटेड, अब देखो, ये इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है द स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ कीन eye on the day-to-day developments around them, and accordingly they are expected to scan through various sources of knowledge not limited to this study material। तो आपको जैसे मैंने बताया, मैं आपको मनी कंट्रोल के साथ कनेक्ट करूंगा, मैं आपको CNBC के कोई क्लिप्स दिखाऊंगा, हो सकता है और भी कोई बिजनेस मैगजीन, बिजनेस न्यूज़पेपर या कोई वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाऊंगा वहां पे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद आपसे ये चीज चाहता है कि आप सिर्फ अपने आप को इस बुक तक सीमित मत रखो। यू शुड लुक फॉर मोर, राइट, बियॉन्ड दिस स्टडी मटेरियल। और उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो भी यहाँ पर पढ़ते हो उसको आप इमीडिएटली कनेक्ट कर सको प्रैक्टिकल लाइफ में। तो दो चीजें होंगी, एक तो चीज आपको जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, और दूसरा आपके लिए क्या फायदा होगा कि जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को कनेक्ट कर पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता है। अगली बार कोई और आपसे अगर पूछेगा तो आपको कॉन्फिडेंटली आप उस चीज को आंसर कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट इज गिवन हियर। देखो, मैं हमेशा मानता हूँ गाड़ी चलाना एक आप थियोरेटिकल सीख सकते हो कि ठीक है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा वो क्लच है, बीच में गियर है और लास्ट में एक्सेलरेटर है। गियर्स आपको पता है, ये 5 गियर होते हैं, और स्टेयरिंग आपको पता है कि कैसे आपको टर्न करना है। ये आपने थियोरेटिकली सीखा, और प्रैक्टिकली जब आप गाड़ी चलाओगे तो काफी डिफरेंट उसमें आपके स्किल सेट्स लगते हैं। सो दैट्स व्हाट हैपेंस एज पर एज आवर प्रोफेशनल्स आर आल्सो कंसर्न।
इसीलिए आपको यहाँ पर बताया गया दे आर रिक्वेस्टेड और दे आर एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट वन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। कोशिश करेंगे कि मैं आपको फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना भी सिखाऊं ई पेपर्स के साथ में, एक बिजनेस मैगजीन। एंड क्यों एक बिजनेस मैगजीन, मैं आपको 3-4 अच्छे बिजनेस मैगजीन्स बताऊंगा और मैं आपको वो सोर्सेज भी बताऊंगा जहां से आप ये मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। सो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है कि आपको ये सब चीजें करना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग डिजाइन बॉक्स तैयार करके रखा हुआ है जिससे आपको समझने में इजी होगा। बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज आपके पेपर 4 का सेकंड पार्ट है जो कि 40 मार्क्स के लिए है। और इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड कीप अब्रेस्ट विद द डेवलपमेंट्स ऑफ द बिजनेस एंड कॉमर्शियल वर्ल्ड। तो आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स होते रहेंगे वो सब भी आपको यहाँ पर देखना होगा। टोटल आपके पास यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद में आप यहाँ पर देखोगे बिजनेस फैसिलिटेटर्स में, जिसमें हम रेगुलेटर्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, ये एक बेसिकली आपका डिक्शनरी हो जाएगा एक तरीके से, कि आप फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के कुछ कुछ टर्म्स को समझ सको। जैसे अभी स्कैम 1992 एक सीरीज आया है ऑन हर्षद मेहता, तो वहां पर बार बार एक वर्ड यूज होता है बुल, और अगर किसी ने उसको देखा है तो बेयर गैंग, बुल गैंग, करेक्ट। तो ये जो टर्म्स है कॉम्प्लेक्स टर्म्स वो आप यहाँ पर सीखोगे, बुल एंड बेयर। इसी तरह से मार्केटिंग के कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं आप वो यहाँ पर सीखोगे। सेम वे आप यहाँ पे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज को सीखोगे एंड यहाँ पर कुछ मिसेलेनियस पार्ट। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। हम किस सीक्वेंस में जाएंगे मैं आपको ये भी बताता हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस सीक्वेंस। हम जो पहला चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर 2 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे, देन वी विल गो टू दिस बिजनेस फैसिलिटेटर्स, ओके। फिर हम यहाँ पर चैप्टर 3 को कवर करेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे, और हम फिर आएंगे यहाँ पे बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के लिए। सर व्हाट अबाउट चैप्टर 6? देखो चैप्टर 6 में आपको साथ साथ में कवर करवाते जाऊंगा। चैप्टर 6 प्रोबेबली आपको हर लेक्चर के अंदर मेरे को जैसे भी टर्म्स लगेगा कनेक्ट करवाना है, मैं आपको चैप्टर 6 को कनेक्ट करवाते जाऊंगा। सो एवरी लेक्चर वी विल प्रोबेबली लर्न 4 to 5 वर्ड्स, और कई बार हो सकता है मैं पूरा लेक्चर में आपको बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की जो टर्मिनोलॉजीज है मैं वही पिक करवा दूं। तो क्वाइट पॉसिबल ये हम कभी भी इसको बीच में लेते रहेंगे, ये हमारा ऐड की तरह रहेगा। टाइम फिलर जो आता है ना, ये हमारे उस ऐड की तरह यहाँ पर तैयार रहेगा। तो जो भी टॉपिक्स मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा ये आप करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस हियर। एंड जो हमारा पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे ये है आपका चैप्टर नंबर 2, विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में जो पढ़ रहे हो, अगर आपके कोई सीनियर है जो सीए इंटर में है इस समय, आप उनसे कंफर्म करना आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हो सेम टॉपिक आपको सीए इंटर में मिलेगा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में बहुत सारे टॉपिक्स आप ऐसे पढ़ोगे जो आगे जाकर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो बेसिकली 50 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है इन सीए इंटर, वहां पर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे बहुत सारे टॉपिक्स को। जैसे कि यहाँ पर हम ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं ये सब आपको सीए इंटर के अंदर वापस मिलेगा। तो देखो फायदा क्या होता है, जब आप इन सब चीजों को फाउंडेशन लेवल पे अच्छे से समझ कर जाते हो तो इंटर लेवल पे आपको इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। एंड देन वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग द टॉपिक्स तो ऑटोमेटिकली वो फिर आपके लिए लर्निंग बिकम्स फन। इट नो लॉन्गर जस्ट रिमेन्स ऑब्लिगेशन कि चलो भाई पढ़ना है या आप क्लास में आ गए तो बैठना ही है। वो आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। So with that note, we can start with our first chapter, that is the business environment। और business environment में ये अलग अलग concepts आपके पास यहाँ पर है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं business environment के लिए, तो आप मुझे बताओ क्या कोई भी business isolation में काम कर सकता है? क्या कोई भी business isolation में काम कर सकेगा? आंसर इज नो, करेक्ट। यहाँ पर देखो, सबने, आप सबने आंसर लिखा है इट इज नो,
करेक्ट। तो कोई भी बिजनेस है वो आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकता। और क्यों नहीं वर्क कर सकता? बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काफी सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उसको काफी सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक सिंपल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखो, तो उसको एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होगा, उसके पास एक इंसान होगा जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। फिर ये जो बिजनेस होगा वो उसको प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस करने के लिए उसको यहाँ पर एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, लेबर्स चाहिए होंगे जो यहाँ पर पूरा काम संभालेंगे। फिर उसको एम्प्लॉयज और लेबर चाहिए होंगे जो बेसिकली यहाँ पर इनको बाहर बेचेगा। तो यहाँ पर अगेन आपको सप्लायर्स के साथ यहाँ पर डील करना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स के साथ यहाँ पर डील करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चेक करो, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करके आओगे। सेम वे जब आप यहाँ से अपने पास से गुड्स को बाहर निकालोगे तो आपको गवर्नमेंट बोलेगा आप जीएसटी कलेक्ट करो। इसके अलावा जब आप कमाई करोगे तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करोगे। तो अलग अलग यहाँ पर आप सिनेरियोज में अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करते हो। और यही सब आपका क्या बन जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का। यही सब आपके लिए क्या बन जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पिक्चर में आता है, या हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिकॉज कोई भी बिजनेस जो है वो आइसोलेशन में वर्क नहीं करता, वो इंटरैक्ट करेगा अलग अलग स्टेक होल्डर से। एक नया टर्म आपके पास यहाँ पे आया, शेयर होल्डर नहीं, मैंने क्या वर्ड यूज किया है? स्टेक होल्डर। हर इंसान, हर वो इंसान जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है वो क्या है? स्टेक होल्डर। या हर वो इंसान जो बिजनेस से अफेक्ट होगा वो क्या है? स्टेक होल्डर। जैसे अगर आप बताओ एम्प्लॉइज, बिजनेस क्या एम्प्लॉइज को इंपैक्ट करता है? आंसर इज यस। आप सिंपल सा सिनेरियो देखो, जेट एयरवेज बंद हो गया, जितने भी एम्प्लॉइज थे वो बेरोजगार हो गए। तो यहां पर क्या हो गया? एम्प्लॉइज ने इंपैक्ट किया। सप्लायर्स ये इंपैक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर इंपैक्ट करते हैं, गवर्नमेंट इंपैक्ट हो जाता है, कस्टमर्स इंपैक्ट होते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे लोग क्या है? स्टेक होल्डर। तो बिजनेस अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते रहता है। अब ये जो स्टेक होल्डर है, ये स्टेक होल्डर को हम दो कैटेगरी में स्प्लिट करते हैं। ठीक है? कुछ स्टेक होल्डर ऐसे हैं जो कंपनी के विद इन होते हैं, और कुछ स्टेक होल्डर ऐसे होते हैं जो कंपनी के बाहर होंगे। ठीक है? अब जैसे अगर आप यहाँ पर बात करो एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा, तो ये अपने इंटरनल, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द इंटरनल एनवायरनमेंट। और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। राइट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और वो बिजनेस के बाहर होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर बाहर वालों का बात करो, तो बाहर वाले जो लोग हैं उनको भी फर्दर दो कैटेगरी में स्प्लिट किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी दो कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया है। अब एक्सटर्नल को दो कैटेगरी में क्यों स्प्लिट किया गया है? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, सी, इंटरनल एनवायरनमेंट को तो आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो कि आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके कंपनी अगर हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, आपके कंपनी के पॉलिसीज हो गए, ये सब आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है बिजनेस का, ये कंप्लीटली इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट इन द कंट्रोल, दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, इसीलिए इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। फिर अगर आप यहां पर देखो, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसको भी फर्दर हम दो पार्ट में क्यों स्प्लिट कर रहे हैं? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो समवट इन्फ्लुएंस हम उनको कर सकते हैं, समवट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे फैक्टर है जो बेसिकली कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड एट ऑल। इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड एट ऑल। आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आपका रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है, और जो आपके गुड्स को बाहर बेचता है होलसेलर ट्रेडर, आप मुझे बताओ क्या आप इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो? आंसर इज नो।
आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को ये नहीं बोल सकते कि मैं जिस प्राइस पे बोलूंगा आप उसी प्राइस पे गुड्स मेरे को दोगे। आप अपने सप्लायर को, जो आपका गुड्स को बेच रहा है आगे, बेसिकली रिटेलर ट्रेडर, आप उसको ये नहीं बोल सकते मैं जिस प्राइस पर बोलूंगा आप उसी प्राइस पे गुड्स को बेचोगे। बट यस, काफी हद तक आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, आप इनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। तो काफी हद तक ये आप, it's not completely within your control but it is not also like that this is completely out of your control। लेकिन अगर आप बात करते हो गवर्नमेंट का, क्या आप डिसाइड करके बता सकते हो कौन से गुड्स पे जीएसटी कितना लगना चाहिए? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन जाके गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जीएसटी नहीं लगना चाहिए, या इस पर जीएसटी कम लगाओ ज्यादा लगाओ? यू कैन नॉट डू दैट। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं या कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स होंगे which will be totally out of the control, जिसको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक फैक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, और एक आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आपके पास ऐसा ही होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी दो फैक्टर्स हैं, एक है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट। दोनों ही माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, बट माइक्रो एनवायरनमेंट इसलिए हमने यहाँ पर डिस्टिंक्शन रखा क्योंकि इनको हम समवट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इनको हम बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और ये जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है ये तो कंप्लीटली विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ गया आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है और वहां पर हमें क्या नया सीखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप अगर चेक करो इसमें क्या बताया हुआ है, दैट अ बिजनेस इज क्रिएटेड, right, to provide products and services to the customer, and if it can conduct its operations effectively, its owner can earn a reasonable return on their investment। Ultimately business करा ही क्यों जा रहा है कि आपने कोई पैसा लगाया है और उस पैसे के ऊपर आप क्या चाहते हो, आप रिटर्न चाहते हो। तो अगर आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली चला सको तो आप आराम से रीजनेबल रिटर्न कमा लोगे, और अगर आप नहीं चला पाओगे तो आपको लॉसेस होंगे। अब ये जो बिजनेस का चलाने का इफेक्टिवली जब हम बात कर रहे हैं, इफ इट कैन रन इट्स ऑपरेशंस इफेक्टिवली, आप ध्यान रखना इट इज नॉट जस्ट इन कंट्रोल ऑफ वन पर्टिकुलर एलिमेंट, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो कि बेसिकली अपने बिजनेसेस को इतने इफेक्टिवली रन किया कि आज की डेट में वो एक काफी जायंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, जैसे कंपनीज लाइक कोको कोला, कंपनीज लाइक आईबीएम। इवन आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बात करो, अ कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, राइट, कितना ज्यादा ग्रो करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर अगर चेक करो आईटीसी, अ कंपनी लाइक आईटीसी, ठीक है, इन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से मैनेज किया कि ये इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस भी होंगे जो बेसिकली रिलायंस, आईटीसी, कोको कोला, आईबीएम, गूगल, इनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। और ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि सेटिस्फाई करते हैं टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो जो बिजनेस है उसको हमेशा सरवाइव करने के लिए, ठीक है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको बिजनेस को सरवाइव करने के लिए उसको काफी सारे लोगों के ऊपर डिपेंड करना होगा। और हम जो नहीं बोलते, जब भी कोई चेंज आएगा उस चेंज के साथ उसको कंधे से कंधा मिलाकर आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज लाइक वी से चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उस चेंजेस को कोप अप नहीं कर पाओगे तो आप ग्रेजुअली क्या हो जाओगे, आउटडेटेड। अ सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव यू टुडे, लेट्स से आई, मैं ऑनलाइन टीचिंग 2013 से कर रहा हूँ, सिंस 2013 आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन, सो आई वाज वेरी वेल वर्स विद दिस थिंग। बट आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, मुझे ये ऐसे टैब में लिखना नहीं आता, दो आई एम अ वेरी गुड टीचर बट आई एम नॉट वेल वर्स विद द टेक्नोलॉजी। मैं ये ऐसे स्लेट और सबको यूज करके मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या आप फिर भी मेरे से पढ़ोगे, स्पेशली इन द कोविड टाइम्स? आंसर इज नो,
because even though I am a very good professor, I can teach you very good, but the problem is हम जिस मोड पे पढ़ रहे हैं, जिस मोड पे आपका लेक्चर्स होगा, उस मोड पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पढ़ाने के लिए, या वो मोड पे मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आई एम अनेबल टू टीच यू दैट वे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। यू सी द एग्जाम्पल, आप क्लासिक एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर लो, तो आप चेक करो, आज से 15 साल पहले एक मोबाइल कंपनी थी, नोकिया, राइट? ये खैर आज भी है, सरवाइव करा हुआ है, बट आप एक सिंपल एग्जांपल लो, देयर वाज दिस मोबाइल कंपनी नोकिया, और हर एक घर पे आपको नोकिया का हैंडसेट मिल जाएगा। एवरी वन हर एक के पास नोकिया का फोन था। आप टीवी पे अगर देखोगे, तो जैसे आजकल आपको वीवो और ओप्पो के एड्स दिखते हैं, आईफोन के एड्स दिखते हैं, सिर्फ नोकिया का एड्स होता था, और इतने इतने वैरायटी के इनके पास फोन थे। लाइक नोकिया वाज serving mobile phone which was as low as for 1500 rupees से लेकर ये आपको 40,000 रुपीज तक का भी फोन दे रहा था। अभी आप ये मत बोलना सर 40,000, तो मतलब आप ध्यान रखना, 40,000 आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 15 साल पहले, ठीक है? तो 40,000 तब भी एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट था मोबाइल फोन के लिए। तो आप ये चेक करो, घर घर में मोबाइल फोन था। उसके बाद में एक नया मोबाइल कंपनी आया जिसने नोकिया को आउट कर दिया। अच्छा, और नोकिया से पहले अगर आप देखो, तो नोकिया से पहले एरिक्सन का फोन होता था। आई थिंक ये स्पेलिंग मेरा गलत है, एरिक्सन, सोनी एरिक्सन का फोन होता था, मोटोरोला का फोन होता था, करेक्ट? अब वो मोटोरोला का जो फोन था, वो क्या था, मोटोरोला वाले जो फोन हैंडसेट्स होते थे, वो काफी बड़े हैंडसेट्स होते थे, ठीक है? जो आपके घर में लैंडलाइन फोन होता है या कॉर्डलेस फोन होता है, वो इतने बड़े बड़े फोन होते थे, राइट? बट स्टिल वो मोबाइल था, मतलब आप उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह घूम सकते हो। लेकिन नोकिया आया, नोकिया छोटे हैंडसेट लेके आया, नोकिया हैंडी सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन लेके आया, जो इतने बड़े नहीं होते, आप उसको अपने पॉकेट में रख सकते हो, आपको उसको हाथ में लेकर घूमने का जरूरत नहीं है। तो नोकिया काफी हिट हुआ। नोकिया को रिप्लेस किया somewhere in 2009, 2010, 2010 I would say 10 and 11, उस टाइम पर एक बहुत ज्यादा बूम था। I still remember when I qualified my company secretary in 2011, the first thing that I wanted in my hand was a BlackBerry mobile phone। ब्लैकबेरी बहुत ही एक मतलब हिट फोन हो गया था आपके लिए। तो सबको क्या चाहिए था कि मुझे बीबीएम चाहिए, मेरे फोन पे बीबीएम होना चाहिए। अगर ग्रुप में बीबीएम, मतलब आपके पास ब्लैकबेरी फोन नहीं है और आपके ग्रुप में बीबीएम का एक वो ग्रुप बना हुआ है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो यू विल फील आउटडेटेड। ब्लैकबेरी बहुत ज्यादा हिट हो गया था, और ब्लैकबेरी और नोकिया दोनों को मार्केट में आउटडेट कर दिया किसने, एंड्रॉयड ने। जैसे ही एंड्रॉयड फोन्स आने लग गए, टच स्क्रीन फोन आने लग गए, ब्लैकबेरी मार्केट से आउट हुआ, नोकिया मार्केट से आउट हो गया। नोकिया फिर भी सरवाइव कर रहा है, बट ब्लैकबेरी तो पूरी तरह से यहाँ पर मार्केट से निकल गया। अभी क्या दिक्कत हो गया, चेंज, इट इज जस्ट द चेंज। अगर नोकिया ने भी अपने एंड्रॉयड हैंडसेट्स निकाल दिए होते, अगर ब्लैकबेरी ने भी अपने हैंडी टच स्क्रीन फोन्स निकाल दिए होते, हैंडसेट्स अच्छे होते, उनके अफोर्डेबल रेंज पे होते, तो ना तो ब्लैकबेरी मार्केट से आउट होता, ना नोकिया आउट होता। बट एंड्रॉयड ने जिस तरह से बिजनेस को चेंज किया, एवरीथिंग गॉट वॉश्ड अवे। आप इसी तरह से एक और कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो, कोडैक। आप देख रहे हो कोडैक, कोडैक इज दैट कंपनी जिसने सबको बोलते हैं ना मूवमेंट्स कैप्चर करना सिखाया था। कैमरा, कोडैक, मैं जब छोटा था तो उस वक्त वो एक ऐड आता था, कोडैक क्लिक क्लिक, ठीक है? तो वो कोडैक क्लिक क्लिक वाज व्हाट, कि हर एक के पास में कैमरा। तो आप सब ने शायद कभी वो देखा हो कि वो एक कैमरा रहता था, और उस कैमरा में यहाँ पर ऐसे रील डलता था, करेक्ट? ये ऐसे रील डलता था, और ये रील को आप क्लिक, मतलब बेसिकली फोटोज क्लिक करने के बाद में ये रील आप देते थे। मतलब एक प्रॉपर एक कोडैक का स्टूडियो होता था, एक फोटो स्टूडियो होता था, उस स्टूडियो में आप जाके रील देते थे, वो आपके लिए फिर ऐसे फोटोज तैयार करके देता था, आप एल्बम्स में उसको फोटो को लगाते थे। तो ये सब सिनेरियो था। अब हाँ, बिल्कुल उसका प्रिंट आउट वो निकालते थे, और प्रिंट आउट भी ऐसा नहीं आज की डेट में जैसे रहता है कि हम मेमोरी कार्ड को लगाते हैं और फोटो प्रिंट फटक से निकलता है, वैसा नहीं होता था। ये रील को बहुत ध्यान से आपको प्रिंट आउट लेना पड़ता था, जो भी आपका इसमें प्रोसेसिंग रहता था। कोडैक बहुत सही कंपनी था, बहुत बढ़िया था, लेकिन कोडैक में एक चीज प्रॉब्लम था, क्या? कि ये जो रील है, ये रील को आपको धुलवाना पड़ता था,
महंगा होता था। कोडैक को आउट किया किसने? एक कंपनी आई कॉल्ड एज निकॉन। निकॉन ने क्या किया? निकॉन लेकर आया अपने डिजिटल कैमरा, जिसमें बोला ये रील वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, आप फोटो को क्लिक करो, इमीडिएटली आप उस फोटो को चेक कर लोगे कैप्चर जो हुआ है। अगर वो फोटो अच्छा नहीं आया, ठीक है, तो आप देख दोबारा से फ्रेश फोटो क्लिक करवा सकते हो। कोडैक में क्या होता था, सपोज करो आप गेटवे ऑफ इंडिया गए और वहां पर आपने वो एक आपने कई बार देखा होगा, या जैसे आप ताजमहल गए, वो कई बार देखते हो ऐसे इंसान वो ताजमहल की जो थे वो एंगल अपन बैठाते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि आप ताजमहल को पकड़ रहे हो ऊपर से, राइट? वो आपने कई बार ऐसा फोटो देखा होगा। अब आज की डेट में अगर आप वो पीक को पकड़ते हुए फोटो देखते हो तो यू कैन टेक मल्टीपल शॉट्स जब तक आपको अच्छा शॉट नहीं मिले। इमेजिन कोडैक वाले में आप ताजमहल गए, फॉरगेट ताजमहल, वहां तो फिर भी चलो फ्रीक्वेंटली जा सकते हो, आप पेरिस गए थे, आईफिल टावर में आपने इस तरह से वो उसके पीक को पकड़ने का कोशिश किया, फोटो क्लिक किया, जो कि अच्छे से नहीं आया, ना इट्स लॉस्ट, यू कैन नॉट डू दैट। तो निकॉन ने ये सब चीजों को चेंज किया। इनका जो रील था ये बहुत एक्सपेंसिव था, इन्होंने इस रील को रिप्लेस ही कर दिया, बोला रील की कोई जरूरत नहीं है, आप मेमोरी कार्ड लगाओ, उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करो, फोटोज को डाउनलोड कर लो, रील आपका खाली, मतलब जो मेमोरी कार्ड है वो खाली, और आपको प्रिंट आउट जैसे लेना आप आराम से ले सकते हो। तो आप चेक करो, जैसे ही निकॉन आया कोडैक मार्केट से आउट हो गया। अगर उस टाइम कोडैक भी डिजिटल कैमरा लेकर आ जाता तो कोडैक आउट नहीं होता। आज की डेट में कोडैक का नामो निशान खत्म। इसी टाइम पर एक और रेवोल्यूशन हुआ था, जब मोबाइल फोन के अंदर कैमरा आने लग गए, तो सबने ये बोला कि भाई कैमरा खरीदने की क्या जरूरत है। आप मुझे बताओ, आज की डेट में आप और मैं कौन ऐसा है जो जाकर स्पेशली डिजिटल कैमरा खरीद के लाता है कि चलो भाई घर पे अगर कोई फंक्शन वगैरह हो तो फोटो क्लिक कर लेंगे। आज की डेट में majority ऑफ द क्राउड क्या बोलते हैं, एक अच्छा मोबाइल फोन ले लो जिसके अंदर कैमरा अच्छा हो, अच्छे मेगापिक्सल वाला, एंड वी कैन कैप्चर दोज मोमेंट्स। तो जैसे ही मोबाइल फोन्स के अंदर कैमरा आया, आप देखो कोडैक मार्केट से बिल्कुल ही आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। सो इफ यू हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, what is the most important thing? The most important thing is you have to keep yourself updated with the change, and then you should have the ability to prosper and the ability to change. आप में वो जोश होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो, और दूसरा आपको चेंज, आप रिजिड नहीं हो सकते कि देखो हमने तो ऐसे ही किया था ऐसे ही होता है, वो चीज आपके लिए यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दिए हुए हैं कि ऑन एवरेज हर साल अगर आप यहाँ पर देखो तो वो बताते हैं 5 करोड़ नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और लगभग इतने ही बिजनेसेस हर दिन बंद हो जाते हैं। आप अपने आसपास के लोकेलिटी में चेक करो, आप अपने आसपास के लोकेलिटी में भी देखोगे कितनी बार ऐसा होता है कि एक नया रेस्टोरेंट खुलता है, वो 3-4 महीने चलता है, 5-6 महीने चलता है, फिर वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, फिर उसी जगह पे कोई नया रेनोवेट करके नया स्टोर वहां पर ओपन होता है। लाइक आई स्टे एट शिम्पोली रोड, करेक्ट? तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर नए खुले, और फिर वो सब बंद हो गए, फिर उसकी जगह नया रेस्टोरेंट आ गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बिजनेसेस, मतलब ये जो 5 करोड़ का स्टेटिस्टिक्स इन्होंने दिया, तो ऑन एवरेज 1,37,000, 1,37,000 नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, और हर दिन 1,30,000 बिजनेसेस बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। पर इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। जैसे अगर आप टाटा ग्रुप को देखो, ठीक है, आप बिरलास के अगर बिजनेस को देखो तो वो भी ऑलमोस्ट 100 साल के करीब चला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर बताया हुआ है। अब ये क्यों चले इतने? क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपडेट किया। अदरवाइज ऑन एन एवरेज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखो तो यहाँ पर बताया हुआ है कि लाइफ स्पैन ऑफ अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट 50 ईयर्स, मतलब 50 साल तक एक बिजनेस चलता है, उसके बाद में वो बिजनेस आपका कहीं ना कहीं फेड हो जाएगा अगर उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो। सो यहाँ पर आगे आपको बता रहे हैं दैट ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन इट्स यूनिक वे, और जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस भी करता है, और उससे जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस से एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस भी होता है, ठीक है। आज की डेट में देखो, कल फार्मर्स ने बोला कि हम रिलायंस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, हम जियो को बॉयकॉट करेंगे। तो आप देखो, जब इतने सारे फार्मर्स एक साथ और उनकी फैमिली जियो को बॉयकॉट करेगी तो जियो को डेफिनेटली रेवेन्यू में लॉस भी होगा। बट एट द सेम टाइम कल को जियो बोले ठीक है भाई, आज से हम पंजाब और हरियाणा से अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर देते हैं, तो आप देखो वहां पर भी काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम आ जाएगा, एक अचानक से वेग
सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, राइट? आप खुद ही सोचो, अचानक से कल को एयरटेल बोले कि हम अपने कंपनी को बंद कर रहे हैं, वोडाफोन बोले हम अपने कंपनी को बंद कर रहे हैं, फॉरगेट वोडाफोन एयरटेल एक साथ, मैं बोलता हूं कोई एक भी कंपनी अगर बोलते कि हम अपने मोबाइल फोन्स को बंद कर रहे हैं, तो आप सोचो कितना एक बार वियर्ड सिचुएशन हो जाएगा, ह्यू एंड क्राई होगा कि अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रहेगा सिनेरियो। सो दैट्स व्हाट हैपेंस विद द बिजनेस, कि एनवायरनमेंट तो बिजनेस को इम्पैक्ट करता ही करता है, बट बिजनेस भी एनवायरनमेंट को यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। और ये जो एनवायरनमेंट है ये कॉन्स्टेंटली क्या होता रहेगा, चेंज होते रहता है, और इसके साथ में आपको बिजनेसेस को अपने आप को अपडेट करना होगा। पहले जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट था, ये एनवायरनमेंट रेस्ट्रिक्टेड था ओनली टू द होम कंट्री, कि इंडिया में क्या हो रहा है उससे। आज की डेट में अगर आप चेक करो तो ये जो एनवायरनमेंट है ये ग्लोबल इंपैक्ट आने लग गया। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल देखो, यूएस में इलेक्शंस हो रहे थे, और आप देखो इंडिया में कितना हाइप था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या जो बाइडेन आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसके अपने लोग एनालिसिस कर रहे थे। आई एम श्योर आप लोगों ने रिसेंट में अभी देखा होगा, लास्ट मंथ कितना ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो इंडिया को फायदा होगा, या जो बाइडेन के आने से इंडिया को फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर सिंपली क्या होता है, एक जो डिसीजन यहाँ पर इंटरनेशनली होगा उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, काफी जगह आपको होगा। आप आज की डेट में चेक करो, पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडिया और चाइना की तरफ अभी देख रहा है, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना के बीच में अभी वॉर हो गया, करेक्ट, तो आप देखना पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बार काफी काफी ज्यादा टर्बुलेंस आ जाएगा। क्योंकि ये दो बड़े इकोनॉमीज अगर आपस में लड़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर होगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। यू अगेन टेक एग्जांपल वुहान वायरस, करेक्ट, आप कोविड 19 वुहान वायरस को आप चेक करो, कहाँ चाइना के अंदर ये वायरस ओरिजिनेट हुआ, और आप देखो पूरे वर्ल्ड को कैसे इम्पैक्ट कर दिया। और आप सोचो ये कोविड वायरस की वजह से सिर्फ वर्ल्ड में लोग ही इम्पैक्ट नहीं हुए, करेक्ट, आप चेक करो कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए, कितने सारे, लाइक आई कैन सी सो मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे, नाउ दे आर लाइक कि इस बार हम शायद कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर पाएंगे, या फिर इस रेम्यूनरेशन पे हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको अपना प्रोफेशनल फीस कम करना पड़ेगा, या बहुत सारे वो डिसीजंस ले रहे थे, वो डिसीजंस के ऊपर उन्होंने, यस, फूड बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, रेस्टोरेंट्स काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए, और भी बहुत सारे बिजनेसेस है। अगर आप देखो लग्जरी इंडस्ट्री, थिंक अबाउट पीवीआर, मूवी थिएटर्स, आप सोचो मूवी थिएटर्स का सर्वाइवल जो है वो अभी कितना ज्यादा, मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया है उसके ऊपर। क्योंकि आप सिनेरियो चेक करो, एवरीवन इज नाउ कंफर्टेबल विथ नेटफ्लिक्स, है कि नहीं? एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ नेटफ्लिक्स, एंड ये इतने सारे जो अपने ये जो एप्स अपने पास आ चुके हैं, राइट, Amazon प्राइम एंड ऑल, मूवीज उसके ऊपर रिलीज होने लग गया। जो मूवीज पहले हॉल में रिलीज होता था, क्रेज रहता था कि हॉल में देखना है, अभी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, कंटेंट ही बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पर, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस कि एक कोई एनवायरनमेंट में कहीं पर कोई एक चीज होता है और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत अलग तरीके से पड़ता है, जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं। जैसे यहाँ पर आपको बताया, बिजनेस फॉर्म यहाँ पर अलग अलग एनवायरनमेंट्स के लिए बताया हुआ है, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, इवन योर कॉम्पिटिटर्स। आप देखो एयरटेल ने किसी का क्या बिगाड़ा था, वोडाफोन ने किसी का क्या बिगाड़ा था, आइडिया ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो जियो आ गया मार्केट में, है कि नहीं? आप सिंपली चेक करो, जैसे ही जियो मार्केट में आया, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इनका बिजनेस ही खत्म हो गया। इनफैक्ट वोडाफोन और आइडिया को तो शादी भी करना पड़ गया, इन दोनों का मर्जर हो गया, है कि नहीं? तो आप यहाँ पर सिनेरियो चेक करो कि आपका कॉम्पिटिटर भी आपके बिजनेस को कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो ऑल दीज पार्ट्स आर देयर इन द बिजनेस। तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ है दैट द एनवायरमेंट इंक्लूड्स आउटसाइड द फर्म, ये जो बिजनेस एनवायरमेंट है, विच कैन अगेन लीड टू अपॉर्चुनिटीज और इट कैन लीड टू थ्रेट्स। आप देखो, जहां कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, जहां कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया, वहीं पर बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी वर्क किया,
है कि नहीं? कईयों का बिजनेस यहाँ पर फ्लरिश भी किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल्स, ओके, बट मैं अदर देन हॉस्पिटल्स भी आपको बताऊं तो ऑनलाइन जैसे मार्केट एक नया तैयार हो गया। बहुत सारे लोग जो डिजिटल पेमेंट पे, सैनिटाइजर कंपनी, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दैट। आईटी सेक्टर कितना ज्यादा ग्रो कर गया यहाँ पे, राइट? तो कई बार जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो वो चेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है, और वही चेंज आपके लिए थ्रेट भी लेकर आ सकता है। थ्रेट यानी कि आपके लिए उससे आपका बिजनेस, आपका सर्वाइवल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, आपके लिए खतरा भी हो सकता है। तो जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगा, वो आपके लिए थ्रेट भी होगा। जैसे आप अगर जियो के लिए चेक करो, जियो का मार्केट में आना was a threat for Airtel, Vodafone, Idea and other telecom companies. बट जियो के आने की वजह से कई लोगों को फायदा भी हुआ है। आप देखो, नेटफ्लिक्स आज की डेट में अगर चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है? बिकॉज जो डेटा के चार्जेस है वो बहुत कम है। कल को अगर डेटा के चार्जेस बढ़ गए तो खत्म है, यहाँ पर कोई भी फिर नेटफ्लिक्स में नहीं जाएगा। आप अगर यहाँ पे चेक करो, ऑनलाइन आप लेक्चर्स ले रहे हो, इमेजिन आज से 5 साल पहले जब वो 1.5 GB 2 GB आपको पूरे महीने में चलाना होता था, वो वाला सिनेरियो होता तो क्या आज आप अभी ऑनलाइन लेक्चर्स ले पाते? आंसर इज नो। तो आप देखो ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए भी क्या हो गया, ये एक नया मार्केट क्रिएट कर दिया जियो ने, क्योंकि इंटरनेट चार्जेस इतने सस्ते कर दिए कि नाउ पीपल आर कंफर्टेबल यूजिंग 1 GB डेटा, 1.5 GB डेटा एवरी डे, एंड विच इज नॉट इवन कॉस्टिंग देम टू मच। तो आप देखो, जो ये डिजिटल टीवी वगैरह आ रहा है, इन सब के लिए क्या हो गया, ये एक नया मार्केट आ गया। 5G मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं चलता, राइट? अभी जैसे 5G टेक्नोलॉजी पे बात हो रहा है, 5G टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं चलेगा अगर आपके डेटा चार्जेस इतने ज्यादा होंगे तो जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज आता है, दैट कैन लीड टू अपॉर्चुनिटी, दैट कैन ऑल्सो लीड टू थ्रेट। तो यहाँ पर ये अलग अलग फैक्टर्स में आपको बताया है। ये एक आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कई बार आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या बताया हुआ है, फीचर्स बताए हुए हैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के। इसमें टोटल आपको 4 फेसेस आपको बताए हुए हैं। और 4 फेसेस क्या है? एक तो वो बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, business environment is dynamic, it has a far reaching impact, and the business environment इज मल्टीफेसेड। आपको ये सारे टर्म्स को अच्छे से समझना है, बिकॉज हर एक का मीनिंग यहाँ पर कुछ और रहेगा, ठीक है? तो अब आप देखो, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स का, आप सब ने 11th 12th में अगर मैथ्स लिया होगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये आपको मिला होगा, है कि नहीं? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पक्का आप लोगों को मिला होगा। मैं तो पूरी तरह से फ्लंक कर जाता था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, और इतना परेशान हो जाता था कि पहले उसको डिफरेंशिएट करो फिर उसको इंटीग्रेट करो, काय को रहने दो ना, जो जैसा है अच्छा है, राइट? मेरे से बिल्कुल बाउंसर जाता था मेरे। तो वो मैं क्या बोलता था, यार दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? अकाउंट्स आई यूज्ड टू लव, डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाता था, लेकिन ये मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो टोटली बाउंसर जाता था। तो मैं हमेशा क्या बोलता था, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? क्योंकि समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? एग्जैक्टली, राहुल बोल रहे एग्जैक्टली, सो आई हैव समवन हु शेयर्स द सेम फीलिंग विथ मी, राइट? सो ओके, निधि बोल रही है उसको ऑप्शन में डाल दिया था, ओके। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं 12th का एग्जाम देने के लिए जा रहा था, बोर्ड्स का एग्जाम, तो मेरे मैथ्स के सर मेरे को जिस सेंटर पे मेरा एग्जाम था वहां पर वो आए थे, राइट? मतलब हिज सन वाज माय बैचमेट आल्सो, ही वाज अ डियर फ्रेंड। तो सर उनको छोड़ने के लिए आए, तो वो मेरे को बोलते हैं, बेटा मेरा स्कूल से आज तक एक भी बच्चा मैथ्स में फेल नहीं हुआ है, मेरा रिजल्ट मत खराब कर देना। मैं बोला सर, मतलब ये मेरा रेपुटेशन था। सो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था कि मैं उसको ऑप्शन में डाल दूं। बट ये कॉम्प्लेक्स, मैं उसको हमेशा बोलता था कि मैथमेटिक्स, ये डिफरेंशिएशन एंड ऑल, ये सब है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि समझ में नहीं आता है, ठीक है? ये समझ में नहीं आता है, मतलब ठीक है चीज तो बराबर है, बट क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। अब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सर समझ नहीं सकते तो बिजनेस डिसीजंस कैसे लोगे? वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब
एक एलिमेंट को अगर आप समझने जाओ तो आप समझ सकते हो, मतलब इंडिविजुअली आप उसको समझ सकते हो, लेकिन अगर इकट्ठे सारे एनवायरनमेंट को आप कर दो तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल फ्रॉम इकोनॉमिक्स। आप सब मुझे बताओ, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई है, द प्राइसेस आर गोइंग अप, राइट, द प्राइसेस आर गोइंग अप, तो आप मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट्स में क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए कि महंगाई कम हो जाए? अगर आप आरबीआई के गवर्नर हो तो आप इंटरेस्ट रेट्स का क्या करोगे? आरबीआई जो भी सेंट्रल बैंक होगा वो क्या करेगा अगर महंगाई हो रहा है तो? डिक्रीज, लेस करेगा इंटरेस्ट रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगा। आप देखो, महंगाई हो रहा है मतलब, महंगाई हो रहा है, महंगाई कब होता है? जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए और वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी है। जो सेम प्राइस चीज था, जैसे अगर पटेटो आपको 20 रुपीज पर केजी में मिल रहा था, तो अब महंगाई होगी मतलब इसी पटेटो के लिए लोग 50 रुपया भी देने को रेडी हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इंक्रीज कर देगा। जैसे इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई इंक्रीज करेगा, लोगों के हाथ में पैसे कम हो जाएंगे, और जब पैसे कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस नीचे गिर जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मार्केट में रिसेशन जैसा सिनेरियो आ गया है तो आप इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करोगे। आप करंटली चेक करो आरबीआई ने कितना इंटरेस्ट रेट्स को गिरा दिया है, आप देखो। रेपो रेट, आप रेपो रेट समझते हो? हालांकि इसको हमने बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के जो टर्मिनोलॉजीज है वहां पर इसको देखना है। क्या आप रेपो रेट समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक विल बोरो फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, आप ये देखो, ये रहा आरबीआई, और ये आपके पास है बैंक, और ये आपके पास है कस्टमर। ठीक है, आप और मैं। आरबीआई बैंक को पैसे उधार देता है, बैंक वो पैसे उधार हमें देता है। ठीक है, तो आरबीआई सपोज करो बैंक को 4% पे लोन दे रहा है, तो बैंक आपको 6% पे लोन दे देगा और बैंक खुद 2% कमाएगा। लेकिन कल को आरबीआई बोले नहीं, मैं इंटरेस्ट रेट को महंगा करेगा, मैं इसको 9% करूंगा, तो क्या बैंक तब भी आपको 6% देगा? आंसर इज नो। बैंक यहां पर आपके इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। अब अगर आप यहां पर चेक करो, कई बार जैसे नहीं बोलते बैंक, आरबीआई ने रेपो रेट को गिरा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो बोलते हैं आपका होम लोन सस्ता हो गया। तो वो होम लोन कैसे सस्ता हो जाता है कि आरबीआई जब रेट को कम कर देता है तो बैंक भी उन रेट्स को कम कर देगा। हालांकि उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं होता, बट काफी हद तक प्रेशर आता है बैंक के ऊपर कि आरबीआई ने जब अपने रेट्स को कट किया है तो आपको भी रेट्स को कट करना चाहिए। सिमिलरली अगर आरबीआई अपने रेट्स को बढ़ा देगा तो बैंक भी यहाँ पर रेट्स को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कस्टमर के हाथ में पैसे कम होंगे। तो इस तरह से आरबीआई क्या करता है? डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, राइट। अब इसका आप फ्लिप साइड चेक करो। आई थिंक श्वेता हैज रेज्ड अ हैंड। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द रेपो रेट अगेन? हाँ, श्योर। आप सिंपली चेक करो, आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। देखो, बैंक्स के पास खुद के पास से तो पैसे आते नहीं है, बैंक क्या करता है? आरबीआई के पास जाता है। मतलब हमारा बैंक, नॉर्मल बैंक, जैसे अगर आप यहाँ पे बात करते हो एसबीआई, एसबीआई हो गया हमारा बैंक, तो एसबीआई का बैंक कौन? आरबीआई, करेक्ट। तो ये हो गया, लेट्स से ईशा, आपका अकाउंट, ठीक है। यू आर अ कस्टमर ऑफ एसबीआई, एसबीआई इज योर बैंकर, एंड हु इज द बैंकर फॉर एसबीआई? इट इज आरबीआई। ठीक है, तो जैसे जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आप बैंक से लोन लेते हो, और जब आपके पास सरप्लस पैसा आ जाता है तो आप बैंक में जमा करते हो। यस और नो? राइट Yes, ईशा, sir. ऐसा ही होता है। Yes, yes. अब जब यहां पर एसबीआई है, एसबीआई के पास
अगर पैसे की कोई कमी हो गई, एसबीआई नीड्स मनी, सो व्हाट एसबीआई इज गोइंग टू डू, एसबीआई विल अप्रोच आरबीआई और आरबीआई को बोलेगा कि आप मुझे पैसे उधार में दो। तो आरबीआई जिस रेट पर बैंक को उधार देता है, ठीक है, आरबीआई विल लेंड मनी टू द नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक। जो आपका नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक इसको जिस रेट पर उधार देगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है। और जब ये नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक पैसे डिपॉजिट कर देता है आरबीआई के पास, ठीक है, राइट, तो इन दैट केस आरबीआई विल गिव इंटरेस्ट टू द नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। आप मुझे बताओ ये दो टर्म आपको क्लियर हुआ? रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई विल गिव मनी टू द नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक, एंड रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच the RBI will pay interest to the normal commercial bank on the deposit which is made by the normal commercial bank with the RBI। आप बताओ ये क्लियर हुआ? Yes, sir. So RBI will charge interest at the rate repo rate or RBI will pay interest at the rate reverse repo rate। तो अभी अगर आप चेक करो तो जो रेपो रेट है उसको आरबीआई ने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, तकरीबन 4% के आसपास रेपो रेट है। तो ऐसा क्यों किया? ताकि लोगों के हाथ में, मतलब वो बैंक को सस्ता लोन देगा तो बैंक भी आगे कस्टमर को फर्दर सस्ता लोन दे पाएगा। अब कस्टमर के पास सस्ता लोन आएगा तो कस्टमर फिर यहाँ पर क्या करेगा, ज्यादा पैसे स्पेंड कर पाएगा। अब कस्टमर अगर ज्यादा पैसे स्पेंड करेगा तो इकोनॉमी बूस्ट करने लग जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर सपोज करो महंगाई बहुत ज्यादा आ गया तो ट्रेडिशनली आप एकेडमिकली जो पढ़ोगे उसमें वो क्या बताते हैं, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो बैंक का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बैंक का कॉस्ट बढ़ेगा तो वो कस्टमर को ज्यादा महंगे लोन देगा। जब बैंक कस्टमर को ज्यादा महंगे लोन देगा तो वो पैसे का बोरोइंग कम करेगा, और जब वो पैसे का बोरोइंग कम करेगा तो उसका डिमांड भी कम हो जाएगा, कम पैसे खर्चेगा ना, उसका डिमांड भी कम हो जाएगा। अब अगर डिमांड कम हो जाएगा तो यहां पर प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा। आप सीक्वेंस समझे पूरा? आप ये पूरा सीक्वेंस समझे? Yes, sir. Got it. राइट। अब यहां पर इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और सिंपल सा लॉजिक भी है, लेकिन आप इसका फ्लिप साइड चेक करो। इसका फ्लिप साइड क्या होगा? आप देखो, जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। जब बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो आप मुझे बताओ, जो बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस को प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर आपका खर्चा बढ़ जाएगा तो बिजनेसेस को प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। कम कम। कम। बिजनेसेस को प्रॉफिट कम होगा क्योंकि खर्चा बढ़ गया ना। पहले सपोज करो आपको 1 लाख रुपए पे, सपोज करो एट द रेट 6% इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो आप सिर्फ 6,000 का इंटरेस्ट देते थे। अब आपको आरबीआई बोलता है नहीं 10% इंटरेस्ट दो, तो आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपका प्रॉफिट कम होगा तो आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करोगे या कम लोगों को एम्प्लॉय करोगे? पहले सपोज करो मैं 4,000 रुपए, मतलब 6,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करता था, इसके बाद में मेरे पास सपोज करो 10,000 रुपीज बच जाता था। अभी ये 4,000 रुपए से बढ़ जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट भी तो कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो मैं कम लोगों को एम्प्लॉय करूंगा, या फिर जो मेरे एम्प्लॉयज हैं मैं उनको बोलूंगा सैलरी कट लो, है कि नहीं? अब अगर मैं अपने लोगों को जॉब से निकालूंगा या उनको सैलरी कम दूंगा तो वो भी तो फर्दर कम स्पेंड करेंगे, वो कम स्पेंड करेंगे तो किसी और बिजनेस को भी नुकसान होगा। आप समझ रहे हो पूरा? आप ये पूरा समझ रहे हो? देखो आप सिंपली चेक करो, सपोज करो एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है जो बेसिकली क्या करता है, मेडिसिन बनाता है, ठीक है। अब यहां पर लेट्स से
रितेश एक एम्प्लॉय है इसके अंदर, ठीक है, रितेश इज वन ऑफ द एम्प्लॉय। मेडिसिन कंपनी को नुकसान होने लग गया तो उसने रितेश को जॉब से निकाल दिया। अब मुझे बताओ, रितेश यहां पर तो एम्प्लॉय था, बट रितेश वॉज कस्टमर ना। रितेश वॉज कस्टमर फॉर वुम? रितेश वॉज कस्टमर फॉर हिज, लेट्स से जो इसका वेजिटेबल वाला है ये उसका कस्टमर था, जो फ्रूट्स वाला है वो उसका कस्टमर था। रितेश वॉज ऑल्सो कस्टमर, जो ये ग्रोसरी स्टोर है ये उसका कस्टमर था। रितेश वॉज ऑल्सो कस्टमर फॉर एयरटेल। रितेश वॉज ऑल्सो कस्टमर फॉर नेटफ्लिक्स, ठीक है। रितेश वॉज ऑल्सो अ कस्टमर फॉर पीवीआर। रितेश वॉज ऑल्सो कस्टमर फॉर अ रेस्टोरेंट कैफे। अब देखो, जब रितेश का जॉब चला गया वो क्या बोलेगा? पिक्चर नहीं देखूंगा, रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, नेटफ्लिक्स नहीं लूंगा, एयरटेल में सस्ते प्लान लूंगा, फ्रूट्स में नहीं खरीदूंगा, वेजिटेबल खाली नेसेसरी लूंगा, ग्रोसरी खाली नेसेसरी सामान लूंगा। अब आप सोचो किधर नुकसान हुआ था? जो मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्री है उसको नुकसान हुआ, उसने रितेश को निकाला। जैसे ही उसने रितेश को निकाला, पीवीआर को लॉस होने लग गया। जब पीवीआर को लॉस होगा तो पीवीआर के अंदर एक एम्प्लॉय है, लेट्स से सिद्धि, ठीक है, तो सिद्धि के साथ भी यही होगा, सिद्धि का प्रॉफिट कम हो जाएगा। पीवीआर का प्रॉफिट कम, सिद्धि को सैलरी नहीं मिलेगा या सिद्धि को जॉब से निकाला जाएगा। इस तरह से करके आप देखो, इसको हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनो इफेक्ट। तो वो नहीं होता ताश के पत्ते की तरह, एक एक गिरा तो दूसरा गिरेगा, दूसरा गिरा तो तीसरा गिरेगा। तो आप सोचो, एक तरफ आपको क्या दिखता है कि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हो गया तो आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। बट इसका दूसरा साइड क्या है कि यहाँ पर लोगों का बेरोजगारी बढ़ जाएगा, बेरोजगारी अगर बढ़ा तो लोगों का डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो आपका जो ग्रोथ है वही खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ क्या करें? अगर नहीं कम, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को आप नहीं गिराते हो तो महंगाई एक तरफ बढ़ते जाएगा, और अगर आप गिराते हो तो महंगाई तो कम होगा लेकिन उसके साथ में बहुत सारे लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, आपका जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? दिस इज कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे कोई पूछे इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बोलोगे हाँ, इंटरेस्ट रेट्स को गिरा दो। अगर मैं आपको बोलूंगा जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बोलोगे नहीं सर, इंटरेस्ट रेट्स को मत गिराओ। लेकिन आपको तो इन दोनों को ध्यान में रख के इंटरेस्ट लेना है। अब आप बताओ, इंटरेस्ट रेट गिराया जाए या इंटरेस्ट रेट्स को नहीं गिराया जाए? दिस वे इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। गाइस, ये आपको समझ में आया? मैंने थोड़ा सा आपसे हाई लेवल का पॉइंट यहां पर आपसे डिस्कस किया, बट क्या आप इसको समझ पाए चीजों को? क्या आप इन चीजों को समझ पाए यहाँ पे? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज आप देखो, द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, events, conditions, influences arising from different sources, ठीक है। So it is difficult to comprehend at once the factors constituting a given environment, ठीक है। तो एक एक करके आप उसको समझ सकते हो। सी इट इज समवट इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स, बट इन टोटलिटी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो डिसीजन लेना आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर चेक करो, मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर बुक्स। आज की डेट में क्या हो गया? जैसे मोबाइल फोन्स आने के बाद में जो म्यूजिक सिस्टम है, कंप्यूटर्स है, बुक्स, ये सब ऑब्सोलीट हो गए। आपकी देखो किंडल आ गया तो आज की डेट में कोई बुक नहीं खरीदता, ई बुक बहुत सारे लोग परचेज करते हैं, करेक्ट। आज की डेट में कोई वॉकमैन नहीं खरीदेगा। आपने आईपॉड नाम सुना होगा, ठीक है। लोग आईपॉड के लिए पागल रहते थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल फोन के अंदर ये आ गया कि आप गाने भर सकते हो, 64 डेटा काफी ज्यादा आपको वहां पर मिल जाता है, स्टोरेज, तो आप देखो आईपॉड का मार्केट खत्म हो गया। हर कोई मोबाइल फोन यहाँ पर परचेज कर रहा है। कॉम्प्लेक्स। कोल्ड वॉर अमंग्स द कंट्रीज, क्या चेंज इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉ, दे आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्ड फॉर द बिजनेस। जैसे पबजी बैन इन इंडिया, आप मुझे बताओ, पबजी में कोई प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं था। पबजी वाज नॉर्मल, मैं खेलता नहीं हूं बट नॉर्मल एक अपना सॉफ्टवेयर था, या जो चाइनीज बाकी सॉफ्टवेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम था? नहीं। आप टिकटॉक को देखो, टिकटॉक बिल्कुल आराम से मस्त था, पागल लोग उसमें वीडियो बनाते थे, लोगों का एंटरटेनमेंट होता था, बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे ही इंडिया चाइना में वॉर हुआ, राइट, जो कोल्ड वॉर हो गया, बस
इसकी वजह से वो यहाँ पर बैन हो गया ना। दिस इज व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, है कि नहीं। पबजी बोलेगा मैं तो ये सोच के आया था कि इंडिया के मार्केट में किसको कैप्चर करना है, किसको नहीं करना, इन स्टेट्स में जाएंगे, सिटीज में कैसे प्रमोशन करेंगे, हम उन सब चीजों के बारे में देख रहे थे। हम ये भी चेक कर रहे थे कि कोई और हमारे जैसा मोबाइल फोन गेम लेकर नहीं आ जाए, या कोई हम ऐसे नए फीचर को लेकर आए जिससे लोग और ज्यादा एंगेज हो। लेकिन ये इंडिया चाइना का कोल्ड वॉर तो भाई आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो हमने से किसी ने सोचा ही नहीं था, ठीक है, प्रोजेक्ट ही नहीं कहता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ऐसा कुछ हो गया है तो हमें यहाँ पर काफी नुकसान, और आप देखो इंडिया से उनको बाहर जाना पड़ा। और दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया, आई एम टेलिंग यू दिस हैज हैपेंड अदर प्लेसेस ऑल्सो। जैसे अभी मैं लास्ट वीक एक न्यूज देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया का जो वाइन इंडस्ट्री है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जैसे इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है ना, कोल्ड वॉर, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और चाइना का भी कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। और वहां पर आप सिनेरियो चेक करो, यही हो गया कि कोल्ड वॉर हुआ, उसकी वजह से उन्होंने बोला, चाइना ने बोला कि अब ठीक है ऑस्ट्रेलिया से कोई भी इंपोर्ट नहीं आएगा, उनके ऊपर हम ड्यूटी बढ़ा देंगे, खत्म काम। पूरा बिजनेस का जो आपका प्लानिंग था वो सब यहाँ पर खत्म हो गया। सो दैट्स व्हाई वी से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज व्हाट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, डायनामिक। अगर आपसे डायनामिक का बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। हर समय आपको कुछ ना कुछ नया मार्केट में देखने को मिलेगा। सो इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो ध्यान रखना, जो भी चेंज आएगा वो आपके लिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि या तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा या आपके लिए वो थ्रेट होगा। अगर वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपके लिए वो थ्रेट बन के आ गया तो आपको फिर उसके लिए उसको आपको काउंटर करना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में आप चेक करो, कोविड की वजह से सब कोई किसके ऊपर आ गए? नेटफ्लिक्स पे आ गए। मूवीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने लग गया। अब मूवीज जैसे ही ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने लग गया, इट इज नाउ थ्रेट फॉर विच इंडस्ट्री? इट इज नाउ थ्रेट फॉर, जैसे ओटीटी के लिए तो ये क्या हो गया है, अपॉर्चुनिटी हो गया, कोविड 19 लॉकडाउन। लेकिन जो थिएटर्स है, ठीक है, जो थिएटर्स है, थिएटर्स के लिए क्या हो गया? इट इज अ थ्रेट। लोग अब यहाँ पर पीवीआर सिनेमा और में जाना पसंद नहीं कर रहे, वो बोलते हैं चलो ठीक है मैं घर पे यहाँ पर मूवी को देख लूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आ जाता है। इसके अलावा इट इज कॉल्ड एज मल्टीफेसेट। मल्टीफेसेट का मतलब इसका ना अलग अलग रूप है। आप चेक करो, कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में नया चेंज आता है, एक के लिए फायदा और वही चेंज दूसरे के लिए नुकसान। जैसे आप यहाँ पर अगर चेक करो, कोविड 19, कोविड 19 ऐसा नहीं है कोविड 19 से हर कोई रो रहा है। बहुत सारे लोग कोविड 19 की वजह से खुश भी है। जैसे आप एग्जांपल लो, राशन की दुकान वाले। आप मुझे बताओ, जो राशन के दुकान वाले हैं, उन्होंने कोविड 19 में जितना नोट छापा है उतना शायद उन्होंने पिछले 1 1.5 2 3 सालों में इकट्ठे मिलाकर नहीं छापा होगा, हाँ या ना? आपने नोटिस किया होगा राशन की दुकान के बाहर कितना लेना है। आप केमिस्ट का एग्जाम्पल देखो, केमिस्ट ने भी कितना नोट छापा है यहाँ पे, है कि नहीं? हॉस्पिटल्स का आप एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने कितना। तो आप देखो कोविड 19 आया, लेकिन यही रेस्टोरेंट वालों के लिए आप देखो, रेस्टोरेंट वालों के लिए क्या हो गया? नुकसान। यहाँ पर ये नुकसान हो गया उनके लिए। एविएशन इंडस्ट्री नुकसान, टूरिज्म इंडस्ट्री नुकसान, है कि नहीं? लेकिन आप देखो, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए ये चेंज बहुत अच्छा आया, और कुछ इंडस्ट्री है जिनके लिए ये चेंज काफी ज्यादा नुकसान वाला रहा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीफेसेट। और मल्टीफेसेट का क्या मतलब होता है? वन चेंज इज सीन as a opportunity for one company, and the same change is looked as a threat for the other industries. आप बताओ, क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये आपके लिए क्लियर हुआ? राइट, मल्टीफेसेड। सेम वे इसका फार रीचिंग इंपैक्ट होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फार रीचिंग इंपैक्ट, तो इसका आप सिंपल एग्जांपल देखो कि जब भी कोई चेंज आता है, अभी आपको क्या लगता है जब लॉकडाउन किया उससे जो नुकसान हुआ है अपने इकोनॉमी को, क्या वो आप फटाफट से रिकवरी कर लोगे उसका? कि 3 महीने का लॉकडाउन था तो 3 महीने में उसका रिकवरी हो जाएगा? आंसर इज नो। जो 3 महीने का आपका लॉकडाउन हुआ है उसकी रिकवरी में आपको काफी टाइम लगेगा। कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो परमानेंटली अब बंद हो गए, वो आपको किसी भी एंगल से वो बिजनेस रिवाइव नहीं होगा।
आप ध्यान रखना, वो किसी भी एंगल से आपका बिजनेस रिवाइव नहीं होगा। कुछ ऐसे बिजनेसेस हो गए, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो तैयार हो गए और अब वो बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर रहने वाले हैं, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ और ऐसा मेजर इवेंट नहीं हो जाए। तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफी लंबा इम्पैक्ट उसका गिरता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल है उसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज व्हाट इज हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये मैं आपको बताता हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट, इससे काफी क्वेश्चंस आपको मिलेगा और हो सकता है आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड भी यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाए। तो ये 4 पॉइंट मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ मैंने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया एंड आपको ये समझ में आया होगा। नाउ with this I'll end the video, I'll take your leave because 6:30 तक अपना लेक्चर होना है and it's already 6:25। so हम नेक्स्ट लेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे and our next lecture is on 12th। तो मैं यहाँ पर आपके लिए डेट भी लिखते जाऊंगा सो दैट आप यहाँ पर कलेक्ट कर पाओ कि कौन से डेट पे क्या क्या टॉपिक हमने शुरू किया था। सो आई होप आप लोगों को टीचिंग स्टाइल कंफर्टेबल लगा होगा एंड यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। फील फ्री टू डिस्कस विद मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगे कि नहीं सर वी नीड सम चेंज, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन अकॉर्डिंगली मोल्ड किया जिससे आपको समझ में आए। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। और डोंट फॉरगेट टू प्लीज सेंड मी दैट व्हाट्सएप, ओके। मैंने आपको जो बताया था, दिस इज द नंबर, okay, just send me your name and the email id so that I can add you to this folder और आप एक्सेस कर पाओ इसको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।